नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की प्रथाएं और आज अपन बात करेंगे। आज अपने इस क्लास में राजस्थान की प्रथाओं को अपन लगभग समाप्त कर लेंगे और आज अपनी एक प्रथा है बेगार प्रथा। हालांकि देखो, यहाँ से प्रश्न तो नहीं आता, लेकिन फिर भी पढ़ना अपने लिए लाजिमी है। बेगार प्रथा के बारे में अपन बात करें तो बेगार देखो क्या होती है। ऐसा काम जिसके बदले मेहनताना नहीं मिलता हो, ऐसा काम जिसके बदले मेहनताना नहीं मिलता हो, बेगार कहलाती है। क्या कहलाती है? बेगार। बेगार कहलाती है। यानी आपसे ऐसा कोई काम करवाया जाए और उस काम के बदले आपको उचित दर पे उसका जो मेहनताना है, उसका जो वेतन है, पेमेंट है, वो नहीं मिलता, तो वो क्या होती है? बेगार प्रथा। जैसा कि हमारी कोचिंग वाले मेरे से रोज करवाते रहते हैं, मेरे से बेगार ही करवाते। मैं उनको बोलता भी हूँ तो कहते हैं कि थान रोटी देवा नहीं और के चाहे थाना बताओ थे हम। चलने वाली बात तो है कौन ही। बेगार प्रथा के बारे में अपन बात करें तो बूंदी जो रियासत है अपनी राजस्थान की, बूंदी रियासत में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं से भी बेगार ली जाती थी। तो बूंदी रियासत में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं से भी क्या ली जाती थी? बेगार ली जाती थी। इसके अलावा जो अन्य रियासत होती थी वहाँ पर केवल पुरुषों से बेगार ली जाती थी। समाज के दो ऐसे वर्ण, ऐसे जो दो समुदाय थे जिनसे बेगार नहीं ली जाती थी, वो थे ब्राह्मण और राजपूत। ब्राह्मण और राजपूतों से बेगार नहीं ली जाती थी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि समाज के ऐसे दो वर्ग जिनसे बेगार नहीं ली जाती थी, वो कौन से थे? पहला ब्राह्मण वर्ग और दूसरा राजपूत वर्ग। इन दोनों वर्गों से बेगार नहीं ली जाती थी। इसके अलावा समाज के जितने भी वर्ग हैं, उन सभी वर्गों से क्या ली जाती थी? बेगार ले जाती थी। और आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की वह रियासत जहाँ पुरुषों के साथ साथ महिलाओं से भी बेगार ली जाती थी, वह रियासत कौन सी है? तो वह रियासत है बूंदी रियासत। कौन सी रियासत है? बूंदी रियासत। इसके अलावा आपसे पूछे कि बेगार कहते किसे हैं, तो ऐसा काम जिसके बदले आपको उचित मेहनताना नहीं मिलता हो, उसे क्या कहते हैं? बेगार कहते हैं। यह प्रथा जो है वो अपने आज़ादी के बाद में भी जारी रही और आज़ाद होने के बाद में राजस्थान में बंधित श्रम पद्धति अधिनियम, तो राजस्थान में बंधित श्रम पद्धति अधिनियम, बंधित श्रम पद्धति अधिनियम 1976 के तहत इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में जो बेगार प्रथा, इसके ऊपर प्रतिबंध है वो कब लगाया गया? तो वो लगाया गया 1976 में। 1976 में प्रतिबंध लगाया गया। कौन सा अधिनियम या कानून बना करके? तो बंधित श्रम पद्धति अधिनियम 1976 के तहत इस पे क्या लगाया गया? प्रतिबंध लगाया गया। तो एक बार यहाँ से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, फिर अपन बात करेंगे अगली प्रथा के ऊपर। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में जो बेगार प्रथा, इसके ऊपर प्रतिबंध है वो कब लगाया गया? तो राजस्थान में बेगार प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया 1976 में। ऐसे दो समुदाय या समाज के दो वर्ग जिनसे बेगार नहीं ली जाती थी, तो ऐसे दो वर्ग हैं, राजपूत वर्ग और ब्राह्मण वर्ग।
फिर आपसे पूछे कि राजस्थान की एक ऐसी रियासत जहां पुरुषों के साथ साथ महिलाओं से भी बेगार ली जाती थी, तो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं से भी बेगार ली जाने वाली रियासत का जो नाम है, उस रियासत का नाम है बूंदी रियासत। इसके बाद में अपन बात करें तो अगली अपनी प्रथा आती है सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी प्रथा। सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी प्रथा। बंधुआ मजदूरी, इसमें क्या होता था, कोई गरीब व्यक्ति किसी महाजन या साहूकार से ऋण उधार ले लेता था और फिर उस महाजन या साहूकार द्वारा उस व्यक्ति को उधार ली गई राशि के बदले या ब्याज राशि के बदले उसे घरेलू नौकर बना करके रखा जाता था। देखो क्या होता है, कोई गरीब व्यक्ति किसी महाजन या साहूकार से कोई राशि उधार लेता और बाद में उस राशि या उसकी ब्याज राशि के बदले साहूकार के यहाँ घरेलू नौकर के तौर पर काम करता। घरेलू नौकर के रूप में काम करता। अब मैं ताना कौन कह सकूँ, मालिक कोचिंग वाला व्यक्ति वो काम करवावा है, काम करता नहीं, वो बेचारा घरेलू नौकर बना के को रखा है मन। भाई तो क्या सुबह शाम क्लास ले दे, धक्को काट दे कर धक्को देर बाहर काट दे ए उनके दाउन देर माई गेर देखा बाहर काट। क्यों? क्योंकि तान पता है ना कि राजस्थान के मायने एक कहावत है, बहुत ही चोखी कहावत, क्या गर्ज मिटीर गुजरी नटी, गर्ज मिटीर गुजरी नटी। तो क्या मार तो गुरुजी क्लास तो होगी दिन की, क्या 4-5 क्लास हो मान के चाहिए, मान तो 3-4 दिन चाहिए को नहीं, चलो ठेवो जना सुबह सुबह काट दे। अरबे भी ई पाड़ा के माई सुबह सुबह बताओ थे एक ही जाति करे मेरे सागे वो अग्रे ज्ञान की कोई नहीं करनी चाहिए ना, नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहीं करा करना पड़ा काम। देखो मजाक की सौगात है, कोई गरीब व्यक्ति किसी महाजन या साहूकार से कोई राशि उधार ले लेता और उस उधार ली गई राशि के बदले या उसकी ब्याज राशि के बदले वह साहूकार के यहाँ घरेलू नौकर के रूप में काम करता है, तो उसे क्या कहते हैं, सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी कहते हैं। कभी कभार तो देखो क्या होता है, उस व्यक्ति को ही नहीं उसकी पीढ़ियों को भी वहाँ घरेलू नौकर के तौर पे काम करना पड़ता है, यानी उसकी मृत्यु के बाद में उसका पुत्र है वो घरेलू नौकर के रूप में काम करता है, फिर उसका पुत्र है वो भी घरेलू नौकर के रूप में काम करता है। तो ऐसी जो प्रथा है वो क्या कहलाती है, बंधुआ मजदूरी या सागड़ी प्रथा कहलाती है। इस प्रथा के बारे में बात करें तो 1961 में, कब की बात है, 1961 में सागड़ी निवारण अधिनियम के तहत, सागड़ी निवारण अधिनियम बनाकर इस पर प्रतिबंध लगाया गया। इस पर क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। कौन सी प्रथा के ऊपर, सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी प्रथा के ऊपर। तो इसके बाद में अगली प्रथा के ऊपर अपन बात करेंगे समाधि प्रथा के ऊपर। कौन सी प्रथा के ऊपर बात करेंगे, समाधि प्रथा। इससे पहले आपसे पूछ लिया जाए कि सागड़ी प्रथा निवारण अधिनियम है वो कब बनाया गया, तो सागड़ी प्रथा निवारण अधिनियम बनाया गया 1961 में। सागड़ी प्रथा को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसे बंधुआ मजदूरी के नाम से भी जानते हैं। इसके दौरान क्या होता है, इसके दौरान किसी व्यक्ति को उधार ली गई या कर्ज ली गई राशि के बदले घरेलू नौकर के तौर पर काम करना पड़ता है। इसके बाद में अगली प्रथा अपनी आती है समाधि प्रथा। अगली प्रथा कौन सी आती है, समाधि प्रथा। समाधि प्रथा क्या होती है, कोई व्यक्ति जीते जी जमीन में गड्ढा खोद करके
या फिर अपन कहें कि जल में बैठ करके और मृत्यु को वर्ण करता है, तो वो कौन सी प्रथा कहलाती है? समाधि प्रथा कहलाती है। समाधि दो तरह की होती है। समाधि दो तरह की होती है। एक होती है जल समाधि और एक होती है भू समाधि। क्या होता है, देखो, जल समाधि के अंतर्गत अपन बात करें तो कोई व्यक्ति किसी तालाब आदि में बैठकर प्राण त्यागता है, तो वो तो क्या कहलाती है? वो तो कहलाती है जल समाधि। एक होती है भू समाधि, तो कोई व्यक्ति जमीन में गड्ढा खुदवाकर उसमें बैठकर ऊपर से मिट्टी डलवा लेता है। उसे क्या कहते हैं? भू समाधि कहते हैं। कौन सी समाधि कहते हैं? भू समाधि कहते हैं। तो जल समाधि के अंतर्गत वो किसी तालाब या किसी भी जल स्रोत में बैठता है, और भू समाधि में वो जमीन में गड्ढा खोद करके बैठता है। इस प्रथा के ऊपर अपन बात करें तो समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम आमेर रियासत में या जयपुर रियासत में जॉन लुडलो के प्रयासों से प्रतिबंध लगाया गया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि समाधि है वो कितने प्रकार की होती है? समाधि है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, जल समाधि और भू समाधि। और इस प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध है वो किसके द्वारा लगाया गया? तो इस प्रथा पर सबसे पहले प्रतिबंध जो लगाया गया था वो मेजर जॉन लुडलो ने लगाया था। जॉन लुडलो कौन थे? आमेर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। जॉन लुडलो कौन सी रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे? आमेर रियासत के। इन्होंने कौन सी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? इन्होंने समाधि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, राजस्थान का एक शासक जिसने जल समाधि ली थी, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हिंट आपको मैं दे देता हूँ, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, और नाम आपको उसका बताना है। मेरे को कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में कि उस शासक ने जल समाधि ली थी। उसके बाद में उत्तर है मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद में अगली अपनी प्रथा आती है बाल विवाह। वो तो छोड़ो, थे से जानता होगा रे बाल विवाह। हाँ गुरुजी से जानो कहीं हुए कि किसी लड़के या लड़की का वयस्क होने से पहले उसका विवाह कर देना क्या कहलाता है? बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में ही होते हैं। सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ पे होते हैं? भारत में होते हैं। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा भारत में भी सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ पर होते हैं? राजस्थान में होते हैं। आपको पता है एक सावा आता है अक्षय तृतीया, अभी आवेगी आगन, अक्षय तृतीया जिसे बोलते हैं आखा तीज या अक्षय तृतीया को एक अबूझ सावा माना जाता है। क्या माना जाता है? अबूझ सावा माना जाता है। और इस दिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। सबसे ज़्यादा बाल विवाह किस दिन होते हैं? आखा तीज या अक्षय तृतीया के दिन। अब बात ये आती है गुरुजी, वो तो ठीक है, मामलो थालो ठीक है, अक्षय तृतीया न हुआ या आखा तीज न हुआ, पर मैटर तो वो करना या आखा तीज आवे कद है? तो ये आती है बैसाख शुक्ल तृतीया को। कब आती है?
बैसाख शुक्ल तृतीया को अपन लावणी लूवणी सल्टा लिया नहीं बिके बाद में लावणी कर लिया स्कूल की छुट्टियां पड़ जाए रे फिर एक दिन बड़ो साव आवा अपने 3-4 ब्याह में जान को कार्ड घर आएड हो आप सोचा यार कौन सा चला जका के माँ जीवन चोखो है भी के मायने चला ओ वो साव है कौन सा साव है वो ही साव जगह के बारे में से सोचा करो ना कि आज चोखो जीवन है वो कौन सा साव मिर्ची बैठे ही चाल से फिर ते बैठे जा रहे हैं पेट ही मांड दो आग ला के ठा नहीं था वो ये। बाल विवाह के बारे में अपन बात करें तो बाल विवाह को रोकने का जो प्रयास किया गया था वो किया गया था 1929 में हरविलास शारदा के प्रयासों से। तो 1929 में अजमेर निवासी हरविलास शारदा के प्रयासों से शारदा एक्ट लागू कर लड़के की विवाह की आयु 18 वर्ष तथा लड़की की विवाह की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई। तो शारदा अधिनियम के तहत लड़के की विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई 14 वर्ष और लड़के की विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई 18 वर्ष। इसके बाद में अगली अपनी प्रथा आती है विधवा विवाह यानी ऐसी कोई महिला जिसके असामयिक उसके पति की मृत्यु हो जाती है वो क्या कहलाती है विधवा कहलाती है। और अगर असामयिक पति की मृत्यु हो जाती है तो एक विधवा महिला के लिए जो जीवन है वो बड़ा कष्टदायी हो जाता है। क्या हो जाता है कष्टदायी। तो उस कष्टदायी जीवन से उसे निजात दिलाने के लिए विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया। और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन सबसे पहले किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से सबसे पहले 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया। तो आपसे पूछा जाए कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वो कब लागू किया गया 1856 में लागू किया गया। राजस्थान में बात करें तो जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने इसको समर्थन प्रदान किया। किसको विधवा पुनर्विवाह को समर्थन प्रदान किया। तो राजपूताना के प्रथम शासक जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह को समर्थन प्रदान किया वो कौन थे सवाई जयसिंह। कहाँ के शासक थे जयपुर के शासक थे। इसके बाद में अगली अपनी प्रथा आती है पर्दा प्रथा का प्रचलन है वो मध्यकालीन भारत में हुआ। कौन से भारत में हुआ मध्यकालीन भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी जब भारत में आए तो उन मुस्लिम आक्रमणकारियों के डर से अपनी अस्मिता और इज्जत के लिए महिलाओं ने पर्दा रखना शुरू किया। तो पर्दा प्रथा का जो प्रारंभ जो माना जाता है भारत में वो मध्यकालीन भारत से माना जाता है। यानी जब से मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत में आक्रमण करना प्रारंभ किया तब से माना जाता है। यह मुस्लिम समाज की एक धार्मिक प्रथा है। मुस्लिम समाज की धार्मिक प्रथा है। कौन सी प्रथा पर्दा प्रथा। तो मुस्लिम समाज की धार्मिक प्रथा है। तो आज की अपनी क्लास में अपन ने बात की बाल विवाह के बारे में, विधवा विवाह के बारे में, पर्दा प्रथा के बारे में, बेगार प्रथा के बारे में और सागड़ी प्रथा के बारे में। इसके बाद में आगे की बात करेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।